Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, student, as you know that we are doing chapter 20, that is disaster management. In that we have completed a natural disaster topic. Now we are doing man-made disaster. So, in a previous video we have learned something about the industrial accidents. Fine. In that we have learned also a Bhopal tragedy. नाउ अवर टुडे टॉपिक इज़ वायरल डिजीज़. अब वायरल डिजीज़ के बारे में आपको शॉर्टली बताएं तो क्या होता है. आपको भी पता ही होगा कि व्हाट इज़ वायरल डिजीज़, लाइक डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लूज़ा. फाइन, ये सारी जो डिजीज़ हैं वो वायरल डिजीज़ हैं. फाइन, तो उन सब से क्या, अभी तो बीच में इसको इंक्लूड कोरोना भी कर ही डालो. कोरोना भी एक डिजीज़ ही है, पेंडेमिक है, तो भी क्या मतलब इससे हमें कुछ ना कुछ तो लॉस ही हो रहा है, इफ़ेक्ट ही हो रहा है. सो ये सारी डिजीज़ की वजह से भी क्या हमें सफ़र करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर मच वाइडर एरिया बिकम अ विक्टिम ऑफ एनी डिजीज़, इट इज़ कॉल्ड द एपिडेमिक, and people lost their lives due to the diseases. There is a faster increasing in the number of patient viral diseases than the general diseases. Till today, thousands of people have been victim of diseases like dengue, Ebola, swine flu, influenza, etc. These diseases are very much dangerous. In earlier times, lack of people were victims of plague. However, such deadly diseases are controlled now with the help of scientific invention and antiviral vaccines for safety. Along with the new viral diseases and those diseases which cannot be cured by the traditional medicines, there is always a danger of widespread deaths of mankind. During the plague epidemic of Surat in September 1994 and recently swine flu and dengue, many agencies took a preventing step to stop deaths. जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो डिजीज़ेस हैं ये जब निकलती है तब लाखों के करदार में लोगों की क्या होती है, डेथ होती है. अभी ये जो है डिजीज़ेस एपिडेमिक डिजीज़ेस बोल सकते हैं, जो हमें छूने से या छूछात से नहीं बढ़ती. बट अभी रिसेंटली की बात करें तो कोरोना है, वो पेंडेमिक है, वो छूछात से बढ़ती है. हाथ लगाओ तो कहीं से भी वायरल का इन्फेक्शन आ सकता है. तो ये सारी डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि इन सब डिजीज़ेस में लोगों की डेथ कितनी होती है. जैसे ही डेथ रेशो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसकी वैक्सीन निकले, लोग रिकवर हो, तब जाके स्टेबल आता है, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आती है. जैसे कि प्लेग की बात करें तो प्लेग जब फैला था तब लाखों में लोग मरे थे. एस्टिमेटेड 5 लाख जो इंडिया के लोग थे तब मरे थे जब ये प्लेग डिजीज़ आई थी. तो जैसे कि स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, इन्फ्लूज़ा है, ये सारी जो डिजीज़ हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू ले लो, तो स्वाइन फ्लू की भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तक कोई प्रॉपर जो होती है ना दवाई वो निकली नहीं है. फाइन, पर उससे रिकवरी रेट हो जाता है, दिक्कत नहीं आती. पर अगर इसमें भी अगर हमारा कोई भी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट रॉन्ग हो जाए या पर्सन की इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो जाए, तो वो उसको कहाँ पे लेके जाएगी, डेथ तक लेके जाएगी. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कोरोना का ले लो. कोरोना में जो है वो इम्यूनिटी पावर अगर आपकी कम होगी तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, उसी तरह से आपके जो बॉडी है वो इतना प्रॉपर वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा. और अगर वो जो वायरस है धीरे धीरे अगर आपके लंग्स तक पहुंच जाए तो लोग वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, तो उसके बचने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. तो उसका इलाज हम अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक तो देखो उसकी भी तो कोई दवाई निकली नहीं है, कोई भी प्रॉपर प्रोपोर्शन निकला नहीं है. हम क्या करते हैं, स्टीम लेते रहते हैं. फाइन,
देन आफ्टर इम्यूनिटी बूस्ट की दवाइयाँ आती हैं, वो लेते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में अगर वायरस का इन्फेक्शन हमें लगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि हमारे जो सेल्स है उससे क्या कर पाए, लड़ाई कर पाए। पर अगर उस वायरस की इफेक्ट ज़्यादा आ गए तो हमें क्या करनी पड़ते हैं, डे टू डे लाइफ उसमें हमें प्रॉपर पूरा प्रिकॉशंस लेने का, किसी को छूने का नहीं, हो सके तो होम क्वारंटाइन हो जाने का, ये सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन जो हुई है वो लॉन्च हुई है और नहीं हुई है, इस तरह से चल रहा है। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते लॉन्च हो गई और इंडिया में आने की देरी है, पर अगर कोई ना कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, कोई ना कोई रुकावट आ रही है प्रॉपर वैक्सीन की, उसकी वजह से आज भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोरोना की वजह से सेफ्टी रखनी पड़ेगी। उसी तरह प्लेग जो था वो सूरत में 1974 में बहुत ही तादाद में बढ़ा था, और रिसेंटली स्वाइन फ्लू जो था, स्वाइन फ्लू एंड डेंगू, वो भी उससे भी बहुत लोगों की डेथ होगी। और अगर डेंगू की बात करें तो लास्ट ही ईयर हमारे स्कूल में से काफ़ी बच्चों को भी डेंगू हुआ था। तो उससे क्या होता है, रिकवरी हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज लोगों को सफ़र करना पड़ता है और उसमें डेथ भी आ जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वी कैन से दैट it is also get the natural disaster. Fine, what it is viral disease, and it can be said that it is a natural disaster. now सेफ्टी और रेमेडी क्या होनी चाहिए इस डिज़ास्टर की? तो हमें सेफ्टी तो आपको भी पता है क्या होनी चाहिए, जैसे कि सेफ्टी हो सके उतनी हमें रखनी चाहिए। फर्स्ट जो है, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बी सेफ फ्रॉम वायरल डिजीजेस टू अ विजिलेंट अबाउट द इन्फेक्शन, पीपल शुड बी एक्वेंटेड विद द रीजन्स, रिजल्ट्स एंड सेफ्टी अबाउट डिजीज थ्रू propaganda and transmissions. Take the anti-diseases vaccine, arrange a special separate ward for patients treatment, take a step as per the guideline and instruction issued by the World Health Organizations, that is WHO, and international institutes to curb the viral diseases. Fine. तो इसमें क्या हमें स्टेप्स, इसमें ऐसे तो हम नहीं कर सकते व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वी हैव टू डू, बट व्हाट इट इज़ आवर सेफ्टी रेमेडीज़। तो हमें हो सके उतना अपने को जो वायरल इन्फेक्शन हो, जिसको हो गया हो, उसको प्रॉपर दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेने की। ठीक है, अगर जो कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ गई है तो हॉस्पिटल में ऐसे स्पेशल वार्ड्स होने चाहिए जहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके, और जिस हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट किया करता जाए उसी हिसाब से उनको अरेंज करके अच्छी तरह से मेडिसिन वगैरह देने की। ठीक है, और हो सके अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वायरल डिजीज़ फैल रही हैं बहुत से बहुत ज़्यादा, तो आपको अपनी क्या रखने की, सेफ्टी रखने की, जितनी हो सके आपको अपनी सेफ्टी रखने की। जैसे कि अभी का देख लो, अभी तो क्या हो गया, हमें ऐसे था कि भाई 21 दिन में या फिर 1 महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ इस वायरस का सॉल्यूशन हो जाएगा, पर अभी तक कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं है। सो अभी पूरे टाइम लाइक को बोले जाए ना तो फ्रॉम मार्च से इंडिया में लॉकडाउन लगा है, तो मार्च से लेके अभी सितंबर तक, तो मार्च से मंथ्स काउंट करो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, द 7 सितंबर द अक्टूबर चालू है, 8 महीने तो यही हो गए। तो क्या लोग क्या आएंगे जाएंगे नहीं, कितना लॉकडाउन चलेगा। बट हमें क्या रखनी पड़ती है, उसके साथ सेफ्टी रखनी पड़ती है। अगर हमारी प्रॉपर सेफ्टी होगी तो क्या होगा कि ये जो चांसेस है बढ़ने के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, दूसरी कंट्रीज़ में लाइक अभी बहुत ही सेफ्टी के साथ उन्होंने सब कुछ खोल दिया, क्योंकि वहाँ पे लोग समझ रहे हैं, उस हिसाब से उनकी सेफ्टी जो है वो अपनी रख रहे हैं। तो क्या हुआ है कि वायरल की जो चेन है वो ब्रेक हो गई है, पर इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगेगा। So this is also called a viral diseases, that is a natural disaster. Now terrorist attack and some terrorist attack on the world. अगर terrorist attack की बात करें
तो आपको पता है वो भी किस में है, वो भी नेचुरल डिज़ास्टर में है, क्योंकि कहीं पे भी आप अटैक करवाओगे या करोगे या कहीं कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को ही नुकसान होगा, हम लोगों को ही नुकसान होगा, प्लस में जो इन्वायरमेंट होगा वो भी ख़राब होगा। और उस अटैक से जो बॉम्ब वगैरह जो फोड़े जाएंगे जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उससे बर्ड्स वगैरह एनिमल्स को भी दिक्कत आएगी और इंसान को भी ब्रीथ लेने में या इनहेल करने में क्या होगी, दिक्कतें होगी, जो वो भी एक क्या हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर में ही आ जाए। तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट, नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, इट इज़ अ मैन डिज़ास्टर। सॉरी मैं बार बार नेचुरल डिज़ास्टर बोल रही हूँ, बट इट इज़ अ मैन डिज़ास्टर। तो वायरल डिजीजेस भी मैन डिज़ास्टर में आ सकती है। और अगर हम बात करें कि सम टेररिस्ट एक्ट ऑन द वर्ल्ड, अगर नॉर्मली बात करें तो टेररिस्ट अटैक होता रहता है स्टेट कंट्री टू कंट्री, वो अलग बात रही। पर अगर वर्ल्ड की बात करें तो आपको पता हो कि हमने चैप्टर 3 जो किया उसमें ही था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया था, न्यूक्लियर बम जो था वो फेंका था, और उसकी जो क्या कहती हैं इफ़ेक्ट बहुत लॉन्ग लास्ट तक रही और काफ़ी लोग उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये भी क्या है, एक मैन डिज़ास्टर है जो नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन 13 December 2005, five terrorists from one terrorist organization attacked the Indian Parliament building and took the complex under it, and by firing without any restraint. Indian Army soldiers stacked their lives and defend the planned nation's enemies to salute the parliament, which like the holy temple of democracy. About 8 security guards become a martyrs and 16 were wounded. अगर तो आपको बात की जाए कि 13 December 2001 की बात की जाए तो अटैक हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। अब इंडियन पार्लियामेंट है वो एक भगवान के मंदिर की तरह हम उनको एज अ डेमोक्रेसी हम उनको पूछ रहे हैं, लाइक इंडियन आर्मी सोल, लाइक व्हाट इट इज़ लाइक अ होली प्लेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे पार्लियामेंट क्या है, जहाँ पे सबकी चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, गवर्नमेंट के लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, बात होती है, न्यू लॉज या बिल्स निकलते हैं, तो वो हमारी भगवान की पूजा की प्लेस कहलाए फॉर अ इंडियन डेमोक्रेसी पर्सन्स। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे भी अटैक हुआ, ठीक है, वहाँ पे अटैक हुआ तो 8 सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उनकी डेथ हो गई एंड 16 जो थे वो वाउंडेड, मतलब कहीं ना कहीं घाव में लगा उनका, और कोई पैरालाइज्ड हो जाए, किसी के पैर चले जाए या किसी ना किसी को कहीं पे इफेक्ट आई हो। इसकी एक मस्त एक सीरीज़ निकली थी, दैट इज़ स्पेशल ऑप्स करके थी। ये जो सीरीज़ थी ना वो पूरे इंडियन पार्लियामेंट में किस तरह से अटैक हुआ था और किसने ये अटैक करवाया था, क्यों करवाया था, क्या प्लान था, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स है। एंड दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग सीरीज़, you should watch that because you will get the knowledge from that series. On the 9th of 26th November 2008, a series of bomb blast firing took place near well-known hotel and some important places in Mumbai at a regular interval. अभी आपको पता ही है कि जहाँ ताज में, फिर एयरपोर्ट पे, देन आफ्टर रेलवे स्टेशन पे, क्या कहाँ पे, तो मुंबई पे अटैक हुआ था और उसमें भी काफ़ी लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो ये सब क्या है, ये सब है मैन डिज़ास्टर। कहीं ना कहीं लोग ही हैं, दूसरे कंट्री के हो कि खुद के कंट्री के हो, द पर्सन्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, उससे हमारा तो लॉस होता ही है, उन कंट्री का भी लॉस होता है, लोगों की जाने जाती है अलग, नुकसान होता है अलग। तो ये सब हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है। चलो नेचुरल का हम नहीं बोल सकते कि वो हमारे हाथ में नहीं है, बस दिस ऑल थिंग्स आर दैट कि वी शुड control it, but we are not doing that. So now what to do in that time? Inform the police about any doubtful behavior of any person. Do not touch an unclaimed thing in public places such as a shopping mall, cinemas, garden, religious places, etc.
cooperate in security check for safety reason. If you rent your house, register it nearest police station. This is required under the legal provision. Public places should be well equipped with the CCTV cameras. While traveling in a bus or train, if any person is noticed having a left leaving his luggage behind, so inform the responsible authorities immediately. If your neighbor is single, does not mingle with local people, is working on a computer till the late night, then they inform to the police about his and her behavior. Inform the police about the unclaimed vehicles also. तो इस टाइम पे अगर आपको कुछ चीज़ें मिले तो आपको क्या करना चाहिए? हमें हो सके उतनी क्या करनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। हो सके तो अगर आपको कोई डाउटफुल केस लगे या किसी का नेचर समझ में नहीं आए तो यू शुड इन्फॉर्म द पर्सन। अगर कोई पर्सन है जो लेट नाइट तक कंप्यूटर पे वर्क करता रहता है और आपने उसको रेंट पे रखा है तो आपको उसको भी इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई अपना लगेज जानबूझ के यहाँ पे छोड़ के गया है तो यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस इमिडिएटली। और अगर आपको ऐसे लगे कि इसका नेचर सही नहीं है, डाउटफुल जैसा नेचर लगे पब्लिक प्लेसेस पे, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को इमिडिएटली। और हो सके इतना पब्लिक प्लेसेस पे क्या होने चाहिए? CCTV कैमरास होने चाहिए, जो कुछ भी हो तो उसका क्या हो, इमिडिएट एक्शन लिया जा सके। Do not accept any goods or parcel from any unknown person. Do not rent your house to unknown person without true inquiry about him. Do not sell your home, mobile phone or vehicle in any unknown person. अब क्या नहीं करना चाहिए? तो हो सके उतने आपको अननोन पर्सन को कभी अपना रेंट पे हाउस नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी लेके देना चाहिए। अननोन पर्सन हो या कोई उसके पास कोई प्रॉपर व्हीकल के कागज़ वगैरह नहीं हो तो उससे ना ही गाड़ी लेने की और ना ही सेल करने की। ये सब चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए? ध्यान में रखनी चाहिए। फाइन। नाउ रियोट्स मतलब झगड़ा, दंगे फसाद, जो हम कभी कभार ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कई मतलब समझो ना, क्योंकि बात में कुछ होता नहीं है, बस वहीं एक ने चिंगारी जलाई, दूसरे ने उसको सपोर्ट किया और चलो बस ट्रेन्स प्लेन्स वगैरह सबको क्या करने लगो? जलाने लगो। वही रोड, पब्लिक रोड को क्या करने लगो? खराब करने लगो। पर उससे क्या होगा? उससे यही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो हो सके वो कभी नहीं करना चाहिए। दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। If we examine the general characteristic of any riot, it is noticed that the most of the persons are not aware of its root cause or a purpose. This presence is only for crowding, for imitation. Such a crowd which gather without any common purpose or interest seems disturb the peace and intentionally. Such a riots make the administrative setup which is established by the law unstable. Sometimes when such a riot take a political color and turn into a revolt are transformed into a communal riot, the social well-being and harmony are at risk. Innocent citizens have to suffer a lot due to the such riots. Life substance of labor become a very difficult. Moreover, a lot of life and property are damaged. It creates a challenge to maintain the unity, integrity of the nation. So it is necessary to curb the riot through strong action. अभी देखो, कोई बात में कुछ होगा नहीं, नॉर्मली किसी ना किसी पर्सन को कोई बात का जस्ट कोई लॉ निकले या कोई चीज़ गवर्नमेंट की नहीं समझ में आती तो बस उसमें क्या करने का होता है? कुछ ना कुछ करने का होता है। देन पब्लिक को गेट टुगेदर करना होता है, क्राउड साथ में करते हैं, फिर क्या होता है? दंगे फसाद होते हैं। और उसमें होता क्या है? काफ़ी जो होते हैं लोग, वो नॉर्मल सिटीज़न को भी सफ़र करना पड़ता है, जो उस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते, पर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? बाय नोइंगली और अननोइंगली वो उनका हिस्सेदार बन जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। What to do? Prevent talks which spread rumors and violence from a peace committee in your residential area and be actively involved. Perform your civil duties and helping those affected by the riot. Not to do. Do not instrumental in spreading rumors. Do not violate instruction or curfew declared by the authority to maintain law and order.
Do not believe and spread a baseless talk opinion in social media. Terrorists sometimes hijack a bus, train, or plane to get their demands met with for releasing their accomplices from jail or other demands. They being a sure pressure by taking the pressure and hostages. In such circumstances, the family member of the person they take a hostage should maintain the peace and support for working administrations. In such instance, plans are implemented to relieve the citizen either by the commando operation or through the talk with the terrorist. अभी देखो इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हो सके तो इन सब जो बातें जो होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हो सके इतनी रूमर्स फैलानी नहीं चाहिए, और हो सके हमें इतना कोऑपरेट करना चाहिए किसको, पुलिस को, मतलब गवर्नमेंट को। और क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले तो हमें है ना रूमर्स जो फैलानी नहीं चाहिए। अगर कर्फ्यू ऐसे ही क्राउड में डिक्लेयर हो गया है तो उसको फॉलो ना करके जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है उनको ही हमें फॉलो करना है। देन आफ्टर हाँ ऐसे होता है कभी कभार टेररिस्ट जो होते हैं वो प्लेन वगैरह को हाईजैक कर डालते हैं या किसी को होस्टेज कर देते हैं, किसी के बड़े बड़े अथॉरिटीज़ को। उनकी डिमांड क्या होती है कि भाई हमारा जो भी पर्सन है जो आपने इंडिया में उनको कैद करके रखा है उसे मिलवा दो, या फिर उसको रिहा करो तो हम आपकी पब्लिक को छोड़ देंगे, या पूरे स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं। ये सारी न्यूज़ आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखी होगी कि ऐसा होता है, बट इट इज़ रियलिटी, इट इज़ ट्रू कि ऐसा होता है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। फाइन। Now traffic problem. What is traffic problem? That you also know that is a traffic problem जो है वो कहीं ना कहीं हमें सफ़र ही करती है। ट्रैफिक प्रॉब्लम से क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते जाओ, नॉइज़ पोल्यूशन तो होता ही है उसके साथ, बट पोल्यूशन जो होता है वो अलग होता है, और लोगों को उसमें से क्या होता है, सांस की बीमारी हो जाती है, जिसको अस्थमा की बीमारी हो जाती है वो बढ़ जाती है। और नॉइज़ पोल्यूशन से जहाँ पे पास में लाइब्रेरी हो, हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे जो लोग बीमार हो उनको भी हम हॉर्न बजा के क्या कर देते हैं, बीमार कर डालते हैं। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो है वो क्या है, मैन डिज़ास्टर है। फाइन। इन सब की हमें क्या करनी चाहिए, प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल में आपने क्या देखा होगा कि कभी कभार तो चालू ही गाड़ी में चलो फ़ोन पे बात कर लो, फाइन, और ना ही कभी देखते हैं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, चलो गाड़ी चला दी फ़ोन पे बात चालू है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमें बोली गई हो उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। उसको हमें जो भी गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस देती है उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अपने हिसाब से चलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, तो इफ़ेक्ट भी हमें ही होगी, सफ़र भी हमें करना पड़ेगा। अंडर एज वाले जो भी स्टूडेंट्स हो या बच्चे हो उनको हो सके तो व्हीकल्स नहीं देने का चलाने के लिए, ना ही उनके पास लाइसेंस हो और वो खुशी खुशी आके होते हैं, बड़े अच्छी तरह से गाड़ी सीख ली हो तो भगाते भी ऐसे, तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। जब लाइसेंस का टाइम, गाड़ी चलाने का टाइम है तो आपके पास पहले तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब इम्पैक्ट क्या होता है डिज़ास्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ में, काफ़ी सब होता है, फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड इफेक्ट। पहले तो अगर हम फिजिकल की बात करें तो देयर इज़ अ हैवी डैमेज of movable and immovable properties like roads, railways, bridge, electricity, gas, telecommunications, etc. Loss for fertile agriculture land due to the floods, or loss which cannot be compensated even after a prolonged time. अगर देखो फिज़िकल फीचर की बात करें तो जब झगड़े दंगा फसाद वगैरह होते हैं तब ये सब चीज़ें जो होती है, लाइक रेलवे है, ब्रिज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कभी कभार बंद कर डालते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो फैसिलिटी है उसमें क्या होता है, डैमेज होता है। तो जैसे ये हम डैमेज करेंगे
तो फिर टैक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा, फिर से हमें ही पे करना है। इससे तो बेटर है पहले से ही ध्यान रखो। क्यों करते हैं ये सब? खुद की कंट्री को बिगाड़ना कैसे पसंद आता है किसी को? खुद के घर को हम तोड़ फोड़ करके न्यू बनाते हैं कि नहीं अभी मुझे मज़ा नहीं आता, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो लॉस किसको जाएगा? अपने ही पेरेंट्स को जाएगा ना। उसी तरह से हम क्यों इतना, अगर हमारी कंट्री में ये सब होता हो तो हमें ये सब में शामिल होना चाहिए। हो सके उतनी ही हमें क्या करनी चाहिए? ध्यान और सेफ्टी रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर था वो मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट था। इसमें हमने नेचुरल डिज़ास्टर क्या है वो पढ़ा, मैनमेड डिज़ास्टर है वो पढ़ा, और क्या क्या मैनमेड डिज़ास्टर में आता है वो सब पढ़ा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो पहले मैप वगैरह कंप्लीट कर डालेंगे, देन आफ्टर आगे रैपिड रिवीजन देंगे। ठीक है, टिल देट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।